हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को स्टार्ट करने से पहले हम इससे पहले का अभी तक का जो एटम से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी हो चुकी है उसकी हिस्ट्री एक बार हम देख लेते हैं। आप वैसे जानते हैं कि एटम जो होता है उस एटम का स्ट्रक्चर एक जब आप बनाते हैं तो आपके माइंड में यही रहता है कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और उसके बाहर जो सेल्स होती है उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करते हैं। तो ये आप सब जानते हैं, ठीक है। बट इतनी सारी जानकारी आने के लिए जो भी इसकी हिस्ट्री है पीछे की, वो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। तो उस हिस्ट्री को एक बार हल्का सा हम देख लेते हैं बोर मॉडल को स्टार्ट करने से पहले। इससे पहले कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की थी, फिर बाद में बोर ने उसको आगे एक्सटेंड किया। तो एक बार पीछे से थोड़ा देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले डाल्टन नाम का साइंटिस्ट आया, ठीक है, डाल्टन। तो डाल्टन ने एटम के बारे में जो बताया, उस टाइम तक एटम जो है एक लास्ट पार्टिकल था, अनकटेबल इनडिविजिबल, जिसको एटोमियो वर्ड से जानते थे। तो ये एटम के बारे में जानते थे, यानी कि इसका कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, ये बताया गया था एटम के बारे में। बट बाद में जब जे थॉम्सन आया, जे थॉम्सन इन 1898 में जे थॉम्सन ने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है जे थॉम्सन ने की थी, और इसने जब बता दिया कि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, तब इसने एक अपना मॉडल प्रपोज किया। उस मॉडल में आप सब जानते होंगे कि इसने इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और प्लम पुडिंग मॉडल का अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहेंगे। तो वाटरमेलन मॉडल में इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एज ए सीड्स, जो इनके तरबूज के बीज जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन की तरह, और इसका जो रेड एडिबल पार्ट होता है, जो खाने वाला जो रेड पार्ट है तरबूज का, वो पॉजिटिव पार्ट है ये, ठीक है। तो ये इसने बताया था, और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको बीज की जगह रखा। अब इस मॉडल के बाद में नेक्स्ट जो आया रदरफोर्ड, ठीक है। अब रदरफोर्ड आया तो रदरफोर्ड ने ये जानना चाहा कि जो जे थॉम्सन ने जो मॉडल दिया था क्या वो करेक्ट है, या इसके अकॉर्डिंग क्या मुझे ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो इसने क्या किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की जब बॉम्बार्डिंग की गोल्ड फॉइल पर, तो इसने देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल्स इसमें से सीधे निकल जाते हैं, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाते हैं। तो सीधा निकलना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसने जो बताया था जे थॉम्सन ने जो कहा था कि जो एटम जो होता है वो एक स्फेरिकल होता है, स्फेयर होता है, जो अंदर से खोखला नहीं है। तो इस तरह से बताया। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो अल्फा पार्टिकल्स उससे टकरा कर वही गिर जाने चाहिए थे, लेकिन वो वहीं नहीं गिरे और सीधे आर पार निकल गए, ठीक है। तो आर पार निकलने का मतलब ये हुआ कि जो एटम जो होता है वो मैक्सिमम पार्ट उसका होलो होता है, खोखला होता है। और इसने जो डिस्कवरी की मेन, वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया, और बाद में जब इसको बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सब इसने बताया और कहा कि इसका मॉडल कैसा होता है। तो इसने सोलर सिस्टम से इसको कंपेयर किया। हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में सन सेंटर में रहता है, और सन के अराउंड जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स है वो उसके अराउंड अपने अपने पाथ में सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कुलर पाथ में। एज इट इज़ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन करते रहते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये वन इलेक्ट्रॉन, ये वन पाथ, ये टू पाथ, थ्री पाथ, जैसे ये डिफरेंट जो पाथ्स है इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने ये बताया, ठीक है। रदरफोर्ड का ये मॉडल था जिसको कंपेयर किया इसने सोलर सिस्टम से। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या रह गए थे, इसके अंदर कमियां क्या रह गई थी।
ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या थी वो लिमिटेशंस एक बार देख लेते हैं, जिनको बाद में नील्स बोर ने जो है एक्सप्लेन किया। तो लिमिटेशंस में क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहा है अपने सर्कुलर पाथ में, जो इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में जो मोशन कर रहा है, तो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है तो वो एक्सेलरेट करता है, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन होगा और उस एक्सेलरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में अपनी एनर्जी को डिक्रीज करता है, रेडिएट करेगा। तो एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी रेडिएट होती है, इसका क्या होगा, इसका जो पाथ आपको जो दिख रहा है वो पाथ फिक्स नहीं रहता है, और ये पाथ इसका क्या होगा, सर्कुलर पाथ जो आपको अभी दिख रहा है, ये सर्कुलर पाथ छोटा होता जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। एनर्जी कम होने की वजह से इसका पाथ छोटा होगा और लास्ट में जाके ये किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला गया तो न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से होता नहीं है, जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। उस स्टेबल एटम को रीज़न क्या है इसका, इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और ना ही इसने ये बताया कि कितनी सेल्स होती है, कितने सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में भी रदरफोर्ड ने नहीं बताया। तो इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए बाद में नील्स बोर आया। तो नील्स बोर ने क्या क्या एक्सप्लेन किया वो हम देखते हैं। इसने जो एक्सप्लेन किया था, एक तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एंड सेकंड रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने जो बताया था कि जो उसके सेल्स होती है उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, तो वो एनर्जी रेडिएट होती है या नहीं होती, इसको एक्सप्लेन किया इसने। तो रदरफोर्ड के मॉडल को और लाइन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को इसने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये हम इसमें बोर मॉडल में आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कैसे इसने एक्सप्लेन किया वो सब हम इसमें लेंगे। तो अब बोर एटॉमिक मॉडल, बोर ने 1931 में इस मॉडल को प्रपोज किया था, इन 1931। रदरफोर्ड ने जो कहा था कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो सेल्स होती है वो सेल्स फिक्स होती है, ऐसा इसने नहीं बताया था। उसमें इलेक्ट्रॉन जो है जब मूवमेंट करता है तो उसकी एनर्जी रेडिएट होती है, इन एनर्जी में चेंजेस होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसको एक्सप्लेन किया था नील्स बोर ने। तो नील्स बोर ने क्या बताया इसके बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स सेल में, ये न्यूक्लियस है, और इसके बाद जो सेल्स होती है उन फिक्स सेल में सर्कुलर पाथ में मोशन करता रहता है। इन सेल्स को इसने डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा। डिस्क्रीट ऑर्बिट जिन, और इनको एनर्जी लेवल भी कहा क्योंकि एनर्जी इनकी फिक्स होती है, इनकी एनर्जी फिक्स होती है, इनकी रेडियस फिक्स होती है, तो इनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा था। तो इनकी एनर्जी एंड रेडियस सब फिक्स होते हैं, और इनके जो नेम रखे, जैसे ये फर्स्ट जो थी इसको के सेल, के से स्टार्ट किया था, के एल एम, ऐसे एन डिफरेंट जो सेल्स थी उनको इस तरह से नेम दिए थे। तो जो इसके मॉडल है उसके जो पोस्टुलेट्स है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और सेल और एनर्जी लेवल्स, ये सब इन्हीं के नाम है। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, सेल, एनर्जी लेवल्स, ये सब इन्हीं के नाम रखे हैं ये। अब
इलेक्ट्रॉन इन्हीं सेल में जब घूमता है तो इनकी सेल की रेडियस फिक्स रहती है, एनर्जी फिक्स रहती है। अब रेडियस फिक्स रहने का रीज़न क्या है, क्या रीज़न मान सकते हैं हम इसमें? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने ये बताया कि इसमें जो डिफरेंट जो सेल्स होती है उनके लिए जैसे n इजिकल टू 1 है, सेल के जो नाम रखे इसमें n इजिकल टू 1, तो k सेल, n इजिकल टू 2 है तो l सेल, ये इनके नेम रखे हैं। n मीन्स नंबर ऑफ, इसको अगर हम बात करें तो ये n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पर, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4। ये इनके नेम रखे इसने सेल्स के। तो अब इलेक्ट्रॉन उसी सेल में फिक्स क्यों घूमता रहता है, उसका रीज़न क्या है? तो इसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जिस सेल में रहता है उस इलेक्ट्रॉन पर 2 टाइप्स के फोर्स अप्लाई होते हैं। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर 2 टाइप्स के फोर्स अप्लाई होते हैं। ये सर्कुलर पाथ में इस तरह से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ये वेलोसिटी है इसकी v, ठीक है। और इस पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक अपवर्ड और एक सेंटर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों इस इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी लेवल को, इस रेडियस को, इस सेल की रेडियस को फिक्स रखने का काम करते हैं। ये दोनों फोर्स जो है, दोनों फोर्स इक्वल लगते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जो अंदर की तरफ जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो ZE² अपॉन R²। और अपवर्ड जो फोर्स लगता है, जो बाहर की तरफ जो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है mv² अपॉन R, ठीक है। ये बाहर की तरफ जो लगता है। तो इस तरीके से ये 2 तरह के फोर्स लगते हैं इलेक्ट्रॉन पे। जो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके बारे में, फोर्स applied on moving electron, centrifugal force is equal to centripetal force। 2 टाइप के फोर्स लग रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ये है जो ऊपर लग रहा है mv² अपॉन R इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल जो सेंटर में लग रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ZE² अपॉन R²। अब यहाँ Z क्या है, देखो इसमें जो टर्म्स आई है उनको बताता हूँ। हियर M, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, M इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, M R रेडियस ऑफ सेल और ऑर्बिट, एंड E, यहाँ जो E आया है चार्ज, Z is atomic number and E charge on electron। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम ही रहता है, बस उनकी वैल्यू डिफरेंट रहती है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर ZE², ZE न्यूक्लियस का होता है। ये जो न्यूक्लियस है इसका चार्ज जो होगा वो ZE होता है। Z तो इसका एटॉमिक नंबर है और E इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जो प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे सेम रहता है। तो ZE तो हो गया न्यूक्लियस और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसका चार्ज है ZE और इसका चार्ज है E, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो इसको ZE² यहाँ लिखा गया है। और इस तरीके से ये इनमें
दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल को, जो इसकी रेडियस है, उस रेडियस को ना तो छोटा कर सकता है ना बड़ा कर सकता है, उसी एनर्जी में और उसी रेडियस में वो फिक्स रहता है। ठीक है, ये इसका रीज़न हो गया। अब इसके आगे थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करता है तो फिर जो हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें हमें जो लाइन दिखती है, ठीक है, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आती है वो लाइंस कहाँ से आती है, तो वो कब आ सकती है? उसने ये बताया, इसको एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में जब मोशन करता है सर्कुलर पाथ में, तब ना तो वो एनर्जी गेन करता है और ना ही वो एनर्जी लॉस करता है। उस पाथ में जब घूमता रहेगा तब तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, उसकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि उसका सर्कुलर पाथ जो है वो फिक्स है, तो उसकी एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको बोर्ड ने एनर्जी लेवल्स कहा था। ठीक है, और एनर्जी लेवल्स की एनर्जी फिक्स होती है, उनकी कोई एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो चेंज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल को चेंज करता है। एनर्जी लेवल को चेंज कैसे करेगा? लो एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो कैसे जा सकता है? अगर उसको एनर्जी मिलती है तो बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी गेन करके वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया। और अगर मान लो कोई हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले से है तो उसको अगर वापस लो एनर्जी लेवल में आना है तो वो जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उस एनर्जी को लॉस कर देगा और वो सीधा जो है अपनी लो एनर्जी लेवल में आ जाएगा। तो जनरली जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो स्टेबल जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है फर्स्ट लेवल। ठीक है, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो एनर्जी फिक्स रहती है, तो एनर्जी फिक्स रहती है तो जो जब एनर्जी चेंज करेगा वो जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल को चेंज करता है, सेल को चेंज करता है या ऑर्बिट को चेंज करता है, तब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन और लॉस करेगा। तो गेन और लॉस एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। जैसे ये एनर्जी लेवल है, डिफरेंट एनर्जी लेवल, तो उनके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो डेल ई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी में डिफरेंस होगा डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, अब E2 क्या है? यहाँ जो E2 है हायर एनर्जी लेवल है एंड E1 इज लोअर एनर्जी लेवल। तो जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो ये एनर्जी लेवल इसका जो है एनर्जी इनकी इंक्रीज हो रही है। ये अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ऊपर हम जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी लेवल में, तो ये इनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सबसे कम एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस के पास में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की होती है फर्स्ट सेल की। ठीक है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, थर्ड सेल, यानी कि K, L, M, तो इसकी सबसे कम एनर्जी इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा है। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है इसमें, ठीक है, अगर यहाँ से लोअर में आता है यानी कि सेकंड से अगर फर्स्ट में आता है तो वो एनर्जी लॉस करेगा, और अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड में जाएगा या फर्स्ट से सेकंड में जाता है या फर्स्ट से थर्ड में जाता है तो ये एनर्जी गेन करता है। तो गेन और लॉस एनर्जी जो है वो कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन वो डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब मैक्स के प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी जो होती है ई इज इक्वल टू जो होती है h न्यू। ठीक है, तो इस E की जगह मैं यहाँ पर h न्यू लिख सकता हूँ। तो h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए कि वो किस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन h। h इज ए प्लैंक कांस्टेंट, हियर h इज ए प्लैंक कांस्टेंट। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज नॉन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल कहते हैं। ठीक है, तो ये बोर ने बताया था इसके बारे में। अब यहाँ न्यू क्या है?
न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है किस फ्रीक्वेंसी की है वो है E2 इज इक्वल टू हायर एनर्जी लेवल and E1 is equal to lower energy level and H is equal to Planck constant. जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये मैंने आपको अभी 3 पॉइंट्स बताए हैं। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट्स ले लेते हैं। 4th पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में घूम सकता है, किस सेल में घूम सकता है, उसका जो मूवमेंट करने वाली जो सेल होगी इलेक्ट्रॉन कैन move only those cell in which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi। h upon 2 pi का मल्टीपल होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होना चाहिए, वो MVR, एंगुलर मोमेंटम को हम MVR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये n का मल्टीपल होना चाहिए, h अपॉन 2 पाई या उसका इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इंटीग्रल मतलब n, यहाँ जो n है n इज इक्वल टू 1 2 3, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ m क्या है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट, h प्लैंक कांस्टेंट एंड n की वैल्यू मैंने आपको बताई दी यहाँ पर। तो ये सारी वैल्यूज है इसमें। तो ऑर्बिट्स ऑन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिस ऑर्बिट्स में इसके h अपॉन 2 पाई के इक्वल एंगुलर मोमेंटम हो या इसका मल्टीपल हो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अब एक बार इन सारे पोस्टुलेट्स को हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो बोर्ड्स के जो मॉडल था उसकी जो पोस्टुलेट्स है उनको हम देखते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स था इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं। उन सर्कुलर पाथ की रेडियस एंड एनर्जी फिक्स होती है। इन ऑर्बिट्स को, इनको एक ऑर्बिट्स कहा, जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा, और इनका नेम भी रखा सेल। ठीक है, और सेल के नेम रखे K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, और क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स होती है तो इनको एनर्जी लेवल भी कहा। ठीक है, तो इनके डिफरेंट जो सेल्स है ये आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स। एंड सेकंड पोस्टुलेट जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए एनर्जी फिक्स रहती है और उसका रेडियस भी फिक्स रहती है। तो इसका क्या रीज़न है, क्योंकि उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर 2 अपोजिट फोर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उस मूविंग इलेक्ट्रॉन पर 2 अपोजिट फोर्स अप्लाई होते हैं और उन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो इक्वल हो तो यहाँ पर 2 टाइप के फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो है mv² अपॉन r एंड z² अपॉन r²। ये एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की रेडियस ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है। ये इसका फिक्स होने का रीज़न हो गया। थर्ड पोस्टुलेट जो था कि इलेक्ट्रॉन जब उस फिक्स में रहता है तो फिर वो एनर्जी को कैसे गेन और लॉस करता है। जो हाइड्रोजन के जो लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, तो उसमें वो स्पेक्ट्रम में लाइन कहाँ से आती है।
तो वो उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूमता है तब तक तो उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, बट वो अपने ऑर्बिट को चेंज करता है, एनर्जी लेवल को चेंज करता है, तो उसकी एनर्जी में चेंजेस हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे अभी यहाँ है तो ये या तो हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है या लोअर एनर्जी में आ सकता है। तो जब एनर्जी लेवल को चेंज करता है तो चेंज करने पर उसकी एनर्जी में कितना चेंजेस होगा, वो डेल ई इजिकल टू E2 माइनस E1। E2 जो है यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल है एंड E1 जो है लो एनर्जी लेवल है। और ये जो फार्मूला आया है इसको बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल कहते हैं इस फार्मूले को, ठीक है। फिर बाद में जो फोर्थ पोस्टुलेट्स है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 पाई का मल्टीपल हो n का, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। तो ये बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में जो पोस्टुलेट्स थे। इसके बाद में बोर्स ने उन एटम्स के लिए जो डिफरेंट जो ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स की रेडियस बताई, ठीक है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी लेवल क्या होगा, एनर्जी क्या होगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट रेडियस एंड एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट। बोर ने अपना जो पोस्टुलेट्स दिए उसके अकॉर्डिंग एटम की स्ट्रक्चर तो बता दी, और उसने ये बताया कि उसकी डिफरेंट जो सेल्स होती है और उन सेल्स की रेडियस फिक्स रहती है, उनकी एनर्जी लेवल भी उनका फिक्स रहता है। तो होता कितना है उसके लिए इसने फॉर्मूले दिए थे, जो फॉर्मूले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर रेडियस। बोर रेडियस को हम Rn से डिनोट करेंगे, Rn। n यहाँ जो n है, n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे उनमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब जो सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, उसको ये रिप्रेजेंट करती है n। तो Rn इजिकल टू यहाँ जो फॉर्मूला होगा रेडियस का, वो अगर हम इसको पिकोमीटर में लिखें तो 52.9 n स्क्वायर अपॉन z, ये pm में है, पिकोमीटर में, ठीक है। पिकोमीटर जो होता है 10 टू द पावर -12 मीटर जो होगा वो 1 pm होगा, 1 पिकोमीटर, ठीक है ना। इसको हम एंगस्ट्रम में भी लिख सकते हैं। एंगस्ट्रम जो होगा वो 10 टू द पावर -10 मीटर इजिकल टू 1 एंगस्ट्रम होगा, 1 एंगस्ट्रम। तो इसको एंगस्ट्रम में लिखेंगे तो ये 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रम, ये हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये एक जनरल फार्मूला है, हर तरह के एलिमेंट्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन के लिए स्पेशली दिया था, तो यहाँ जो रेडियस लेंगे हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लेते हैं। रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस क्या रहेगी। तो फर्स्ट सेल R1 n इजिकल टू 1 के लिए, जब n इजिकल टू 1 हो यानी फर्स्ट सेल, तो उसके लिए इसकी रेडियस क्या बनेगी, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर n इजिकल टू 1 करना है, और हाइड्रोजन के लिए आप जानते हैं कि z एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है, एंड क्योंकि फर्स्ट सेल के लिए करें तो n इजिकल टू भी 1 रखना है। तो ये सारे 1 रखेंगे इसमें, तो ये फॉर्मूला जो बन जाएगा यहाँ पर 52.9 pm लिख देते हैं पिकोमीटर में। तो इतनी रेडियस आएगी इसकी, ठीक है। इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ये 52.9 जो है इसको एक कांस्टेंट ले लेते हैं, A0। R2 ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर सेकंड सेल के लिए जब n इजिकल टू 2 हो, ठीक है, n इजिकल टू 2 हो तो उसके लिए R2 जो रेडियस होगी वो 52.9
अब क्योंकि यहाँ पर ऊपर n स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और z की वैल्यू 1 होती है तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये 52.9 जो है इसको हम A0 ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेल, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेल जो होती है वो फिक्स होती है और वो रेडियस भी इसकी फिक्स रहती है। तो इसको A0 लेके हम इसको आगे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4A0। एज इट इज़ R3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। R3 यानी थर्ड सेल के लिए जब n = 3 हो तो थर्ड सेल के लिए जो रेडियस होगी वो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जो बनेगा यहाँ पर 9, तो ये बन जाएगा 9A0। अगर आपको इनकी सबकी रेडियस का अगर रेशियो निकालना है जैसे कि R1:2, R2, R3, R4 इस तरह से चल रहा है ये, तो इनका जो रेशियो आएगा यहाँ पर 1:4:9:16 इस तरह से चलेगा ये। यानी फर्स्ट सेल का अगर रेडियस अगर अपन मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर मान लें आप, तो इसका 4 सेंटीमीटर होगा, इसका 9 सेंटीमीटर होगा, इसका 16 सेंटीमीटर होगा। अगर हम इनको एक डायग्राम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें रेडियस को, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर मान लो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये इसकी फर्स्ट रेडियस है, ठीक है, n = 1 फर्स्ट सेल जो K सेल है। फिर बाद में सेकंड सेल जो होगी वो इसका 4 टाइम्स होगी, ठीक है, फर्स्ट का 4 टाइम्स, तो ये 1 2 3 4 टाइम्स ये आएगी, n = 2 सेकंड सेल। फिर ये 9 टाइम्स, ठीक है, ये 4 तो हो गया, 5 6 7 8 9 यहाँ ले लेते हैं, तो इस तरह से ये यहाँ आएगी। तो आगे आगे अपन जैसे से आगे बढ़ रहे हैं तो ये रेडियस जो है इसी रेशियो में इसकी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये इसमें जो होगी यहाँ पर रेडियस का जो रेशियो आपके सामने यहाँ बनाया है हर एटम के लिए इसी तरह से रेशियो रहता है। हाइड्रोजन के अलावा अगर दूसरे कोई एटम्स है तो आपको Z की वैल्यू रखनी है इसके अंदर। अगर मान लो हीलियम के लिए निकालना है तो हीलियम के लिए हम अब जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो सब में 2 से डिवाइड होगा तो ये जो भी रेडियस आती है इनकी तो इन सब की हाफ हो जाएगी, जितनी हाइड्रोजन की रेडियस होती है उसकी हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से इनकी रेडियस जो है n और Z दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये बोर रेडियस हो गई। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसमें एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होता है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, डिफरेंट सेल्स में एनर्जी भी डिफरेंट होती है। तो एनर्जी के लिए जो इसने फॉर्मूला दिया था इसको हम En से रिप्रेजेंट करेंगे। En = 2 अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -13.6 Z²/n²। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करें तो ये एनर्जी का फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। En = -2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n², ठीक है ना। और ये हो जाएगा जूल में, ये जूल में होगा। अब जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन क्या होता है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा 1 eV = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जूल में एनर्जी आ जाएगी, उसके कन्वर्जन कर देंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो जूल में कन्वर्ट हो गया। तो हम 13.6 को मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो ये जो एनर्जी आएगी वो जूल में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जूल का फॉर्मूला हो गया। अब इसके लिए भी हम डिफरेंट
ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं। और फर्स्ट सेल हाइड्रोजन के लिए, ये अगर हाइड्रोजन के लिए करते हैं और हाइड्रोजन, ठीक है, उसकी जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट जो होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है फर्स्ट सेल में। उसकी जो स्टेबल स्टेट होती है वो ये है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट सेल। तो ग्राउंड स्टेट जिसके लिए n = 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम हाइड्रोजन के लिए करते हैं तो E1 जो एनर्जी होगी यहाँ पर, तो -2.18 × 10⁻18। अब क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z जो होता है आप जानते ही हैं, Z = 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, एंड n फर्स्ट सेल है ये, तो ये भी 1 होगा, तो 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वही आएगा। तो ये इतने जूल्स आता है इसमें, 2.18 × 10⁻18 जूल। ये भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये जो होता है, ये जो वैल्यू है इसको रीडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम रीडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला ऊपर जो लिखा गया है इसको रीडबर्ग कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट जिसको हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो RH की वैल्यू जो होती है वो 2.18 × 10⁻18 जूल होती है। ये रीडबर्ग कांस्टेंट है ये। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को, ये जो आपके सामने यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है, यहाँ बता देता हूँ मैं नीचे। इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि En = -RH/Z² जूल, ठीक है। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अब मान लो सेकंड सेल है, एक्साइटेड स्टेट है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट मीन्स ग्राउंड स्टेट, मान लो ये हाइड्रोजन का ही एटम है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में, ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपर लेवल में चला जाता है, ठीक है। तो जो अपर लेवल है इसका, ये फर्स्ट सेल हो सकती है, सेकेंड सेल हो सकती है, और भी कोई सेल हो सकती है, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो वो जैसे मान लो सेकंड यहाँ से चला गया ये सेकंड में, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर n = 2 रखना आपको इस फॉर्मूले में, जो ये n है इसी जगह हम 2 रख देंगे, ठीक है। तो E2 लिख देता हूँ मैं, E2 = इसको मैं अब लिख देता हूँ RH, ठीक है। तो ये नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होती है, ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ जो नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में रखेंगे हम। इसके बाद में जैसे जैसे आप n इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो ये n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने के साथ साथ में ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये अपॉन में है। अपॉन में जब आप इंक्रीज करते हो, डिनोमिनेटर में जब आप इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू जो है ये डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में डिक्रीज होने का मतलब है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे जैसे वो हायर लेवल में जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। तो हाईएस्ट एनर्जी कितनी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, हाईएस्ट एनर्जी होती है 0, हाईएस्ट एनर्जी। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को, जैसे अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सेकंड लेवल का निकाल रहे हैं, तो सेकंड लेवल के लिए ये RS लिखा मैंने, और Z की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है, और n² लिखा हुआ, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये RH/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। Z की वैल्यू 1 होती है तो 1/4 आ जाएगा ये, तो ये 1/4 लिख दिया, तो यानी 4 टाइम्स जो 1/4 हो जाएगी एनर्जी जो है, जितनी एनर्जी यहाँ है अभी हाइड्रोजन की उसके कंपेरेटिव यहाँ पर 1/4 एनर्जी हो जाएगी। और ऊपर चलेंगे हम, ठीक है, E3 की बात करते हैं। E3 तो ये RH/,
अब क्योंकि यहाँ n इज इक्वल कितना कर देते हैं 3, तो ये 3 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 3 3 जा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 1/9 हो जाएगा ये। तो इस तरह से एनर्जी जो है डिक्रीज होती चली जा रही है। तो डिक्रीज होती होती कितनी हो सकती है, ठीक है, सॉरी डिक्रीज मतलब वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट एक्चुअल में ये इंक्रीज हो रही है क्योंकि आगे साइन जो है नेगेटिव लगा हुआ है। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अगर मान लो इसको इन्फिनिटी में भेज देते हैं इलेक्ट्रॉन को, इन्फिनिटी यानी कि जो सेल्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा चल रही है, उसको इन्फिनिटी में भेज दिया, तो इन्फिनिटी में भेजेंगे तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ये एनर्जी हो जाएगी 0। यहाँ अगर हम इन्फिनिटी करते हैं, ठीक है, तो -RH अपॉन इन्फिनिटिव का स्क्वायर करते हैं, तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा और इसका डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में, तो ये ई इन्फिनिटिव जो आएगा ये हो जाएगा 0। और इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो 0 होती है, ठीक है, हाईएस्ट। अब वो कितना होगा, अब इसको कहाँ से भेज रहे हैं, वो दोनों का गैप होगा। आपने अभी जो बोर्ड का ये पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी रूल, जिसमें डेल ई इज इक्वल टू जो था E2 माइनस E1, इस फॉर्मूले से हमने किया था। तो E2 माइनस E1, E2 हायर एनर्जी लेवल है एंड E1 जो है लोअर एनर्जी लेवल है। तो E2 इन्फिनिटिव कर लिया अपन ने, ठीक है, और E1 अभी जहाँ है, मान लो फर्स्ट से अगर आप इसको भेजते हो बाहर, तो आपको क्या करना है, जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी अभी है उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी अगर हम दे देते हैं तो वो उसकी एनर्जी 0 पहुँच जाएगी, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो इन्फिनिटी में उसकी एनर्जी हो जाएगी 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट लेवल्स में उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो ये सारा बताया, इसके अलावा उसने वेलोसिटी भी बताई, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूमता रहता है, ठीक है, तो रिवोल्यूशन करता है अपनी ऑर्बिट में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो भी सारा इसमें बताया हुआ। अपने जो सिलेबस में 2 पॉइंट थे तो मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस कर दिया अभी, NCERT के सिलेबस में जैसा है, और इनका डेरिवेशन भी होता है, कैसे आया ये फार्मूला, Rn की वैल्यू जो है यहाँ आप जो देख रहे हैं कि इतना ये n² और 52.9, ये कैसे आया। इसी तरह से यहाँ आप जो देख रहे हैं कि एनर्जी का जो फार्मूला आया तो ये कैसे आया, तो इसका डेरिवेशन भी होता है, पर डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं होने की वजह से मैंने अभी आपको नहीं बताया है, मैंने डायरेक्ट फार्मूले ही बताए हैं आपको। अब हम इसके आगे जो भी बोर ने अपना मॉडल प्रपोज किया था, बट उसके बाद में भी उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, ठीक है, तो उसके ड्रॉबैक्स रह गए थे, उन ड्रॉबैक्स को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा इसने कोशिश की, प्रयास किया, उसके बाद भी इसमें कुछ कमियाँ रह गई है, उन कमियों को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। नाउ लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। बोर ने नो डाउट बहुत अच्छा मॉडल दिया था, और इसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया, एंड हाइड्रोजन की जो लाइन स्पेक्ट्रम था उस लाइन स्पेक्ट्रम को भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट फिर भी इसमें लिमिटेशंस है, कुछ कमियां रह गई इसके अंदर, तो वो कमियां क्या रह गई वो हम देख लेते हैं। मैन ये जो हाइड्रोजन का जो बोर मॉडल है ये हाइड्रोजन के लिए ही दिया था, इसने हाइड्रोजन से रिलेटेड था, यानी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स एंड आयंस के लिए ही एप्लीकेबल था। तो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी, यही लिमिटेशन है, दिस मॉडल इज ओनली फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए है ये, ठीक है। अब हाइड्रोजन के अलावा अगर अदर एटम तो अदर एटम में बी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के कैसे हो सकते हैं, वो एटम नहीं होंगे, फिर वो आयन बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल He प्लस हीलियम, Li2 प्लस लिथियम, ठीक है, तो ये आयंस बन जाएंगे। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया तो पीछे 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वाले आयन। ये लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को उसमें से रिमूव कर दिया, पीछे 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए लिथियम आयन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स एंड आयंस के लिए ही एप्लीकेबल था, ठीक है। सेकेंड, अगर इसमें 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन वाले कोई भी एटम्स लेते हैं तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं था। 2 और
मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं था, उन पर जो ये बोर एटॉमिक मॉडल है एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। नंबर 3, इसमें अगर मान लो हाइड्रोजन का जो लीनियर स्पेक्ट्रम है, उस लीनियर स्पेक्ट्रम को हाई डेफिनेशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से हम देखते हैं, ठीक है, जो इसका स्पेक्ट्रम मिला था, उस स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन का जो लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, वो लाइन्स अपन को यूँ दिखती नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोप से उसको देखना पड़ता है। और स्पेक्ट्रोस्कोप अगर हाई डेफिनेशन वाले अगर यूज़ लेते हैं तो उसमें वन जो लाइन थी वो वन लाइन सिंगल नहीं थी, वो कई लाइन्स का ग्रुप्स थी, ठीक है, एक लाइन जो थी वो अकेली लाइन नहीं थी, वो लाइन्स का ग्रुप थी, ठीक है। तो ये लाइन का जो ग्रुप है वो अकेला, मतलब एक लाइन, जैसा आप देखते हो एक रस्सी जो होती है, दिखने में आपको रस्सी एक ही दिखती है, बट जब आप उसको देखते हो उसके अंदर बहुत से बारीक बारीक से रेसे होते हैं, उसके अंदर और बारीक बारीक से धागे होते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी हाइड्रोजन का जो लीनियर स्पेक्ट्रम था, दिखने में तो वो एक लाइन दिखती थी, बट उस लाइन को भी हाई डेफिनेशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो ये कई लाइंस का ग्रुप थी, ग्रुप ऑफ लाइंस थी। तो ये ग्रुप ऑफ लाइंस यानी सिंगल पतली पतली जो लाइन इसके साथ में और हेड है वो कहाँ से आई, इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो जो हाई डेफिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर जो उसको मिला यहाँ पर ग्रुप ऑफ लाइंस, जो यहाँ पर हाइड्रोजन के ग्रुप ऑफ लाइंस थी, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। नंबर 4, जब स्पेक्ट्रम लाइंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये लाइन स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो इसमें स्प्लिटिंग जो है, जिसने इस स्प्लिटिंग को डिस्कवर किया था, उन साइंटिस्ट के नेम के बेस पे उनका नाम रख दिया गया। स्प्लिटिंग जो होती है, स्पेक्ट्रम लाइन की स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग जो हो रही है, ये स्प्लिटिंग होने का 2 बेस हो सकते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड में, इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है, जिसको ज़ीमान इफेक्ट कहेंगे, ज़ीमान इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसको स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। तो ज़ीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये ऐसा क्यों होता है, जैसे लाइन तो आपकी एक ही है, बट जैसे ही इसके ऊपर कोई फील्ड अप्लाई करते हैं, ये दोनों फील्ड अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने पर ये लाइंस जो है ऐसे स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से स्प्लिट होने का रीज़न क्या है, इस स्प्लिटिंग को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, उनके पीछे बॉन्डिंग कैसे होती है। एटम्स, व्हेन 2 or more than atoms combine with each other and form some molecules, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन बॉन्डिंग कैसे होगी, इस बॉन्डिंग को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो इस लिमिटेशंस के बाद में इनको भी एक्सप्लेन करने के लिए बाद में नेक्स्ट जो थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक थ्योरी, तो उसको हम आगे नेक्स्ट अपने जो वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।